जय हिंद एवरीवन। सो हम अपना चैप्टर 4 करे थे। चैप्टर 4 में हमने अब तक कितने पार्ट्स कर लिए याद नहीं है। तो हम अब शुरू करने वाले थे अपना सोशल अनरेस्ट। इससे पहले हमने जो था कैसे पीजेंट्स की लाइफ में चेंजेस आए थे, कैसे प्लेग आया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जिसने वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार वीडियो देख सकता है और वापस आगे वीडियो स्टार्ट कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं सोशल अनरेस्ट की, मेनली जो सोशल अनरेस्ट आता है ना वो लेबर क्लास, हम इसमें देखेंगे कैसे जो पीजेंट्स है रिवोल्ट करते हैं लॉर्ड्स के ऊपर। लॉर्ड्स कैसे अपना वो सिस्टम वापस लाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें फ्री का काम करने को मिलता था कि फ्री में पीजेंट्स वगैरह मेरे यहाँ पे काम करने को मिलते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे वहाँ पे सोशल अनरेस्ट चल रहा था। जब प्लेग आया था उससे पहले मैं बताता, जैसे प्लेग आया था तो लॉर्ड्स की जो इनकम थी वो बहुत बैडली हर्ट हुई थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम डिक्लाइन हो गया था। फिर यहाँ पे इनके प्राइजेस कम हो गए थे और लेबर ने अपनी प्राइजेस क्या कर ली थी, अपनी लेबर ने अपनी प्राइजेस बढ़ा दी थी। जैसे मैंने ऊपर बताया था इस वाले पोर्शन में कि लेबर ने अपने जो प्राइस थे वो 250% बढ़ा दिए थे। जहां उन्हें 100 रुपए मिलते थे वहां उन्हें 350 रुपए लॉर्ड को देने पड़ जाते थे। अब लोग कम है तो उन्हें पैसे तो देने पड़ेंगे। तो अब इस वजह से क्या होगा, जो वो है क्या कहता है लॉर्ड्स है वो थोड़ा गुस्सा होंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे कि यार मेरे एक तो कमाई नहीं हो रही, ऊपर से इन्हें पैसे एक्स्ट्रा दो, मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटता चला जा रहा है। लॉर्ड को एक फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ना जो लॉर्ड्स होगा वो कोशिश करेगा कि ये पीजेंट्स वापस मेरे अंडर में आ जाए। अब उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश की गई। पीजेंट्स को क्या किया, वॉलेंटली अपोज करने की कोशिश की थी कि तुम जबरदस्ती मेरे यहाँ पे काम करने की कोशिश करो। अब किसी आदमी को तुम इतना दबाओगे तो एक टाइप से आके रिवोल्ट करेगा ही करेगा, और वही चीज हुई। 1323 में क्या पीजेंट ने रिवोल्ट कर दिया, कहाँ पे, फ्लैंडर में। 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में क्या हुआ था, पीजेंट ने रिवोल्ट कर दिया था। इन डेस्परेशन दे ट्राई टू मनी कॉन्टेक्ट, हाँ ठीक है। बट ये सारे जितने भी रेबल हुए थे ना इसे लॉर्ड्स ने क्रश कर दिया था। अब यहाँ पे हमें आपको अगर लॉर्ड्स ने क्रश कर दिया था तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट क्या कहते हैं लॉर्ड के अंडर आ गए थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिला था। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जो प्रेजेंट्स थे ना वो अटेम्प्ट करे थे कि जो भी उनके पास उनने गेन किया है पिछले कुछ सालों में वो उनके पास बचा रहे, और लॉर्ड्स इस बात में थे कि जो भी उनके पास है वो और ज्यादा बढ़ जाए। ये चीज इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। इट इज सिग्निफिकेंट दैट दे अकर द मोस्ट वायलेंट इंटेंस दोज एरिया व्हिच एक्सपीरियंस प्रॉस्पेरिटी कॉन्फ्लिक्ट। और इन दो टसन के बीच में कि पीजेंट के पास जो है वो बच जाए और लॉर्ड्स जो अपना इनकम बढ़ाए, इन दोनों की चीज में ना वो जगह ज्यादा पीछे जो जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक एक्सपेंशन जहाँ पे होता है, जैसे ट्रेड टाउन्स, इन सब जगह पे लेबर ज्यादा चाहिए थे, पीजेंट ज्यादा चाहिए थे। लॉर्ड्स को अपने फील्ड्स पे वर्क करवाने थे, लॉर्ड्स को अपने प्रॉफिट कमाने थे। तो इस चक्कर में ना जो जहाँ पे जहाँ जहाँ हमने देखा इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता वहां वह इकोनॉमिक एक्सपेंशन होना कम हो गया था। वहां वहां वो चीज ज्यादा इफेक्ट हो रही है क्योंकि रिवॉल्ट्स हो रहे हैं जगह जगह पे, प्रेजेंट्स जाने को मना करेंगे, हम इनके यहाँ काम नहीं करेंगे, वहां काम नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। Despite several repression, the sheer intense of peasant opposition ensured that the old feudal system could not be reimposed. अब इतना रिवॉल्ट हो रहा है, लॉर्ड्स इतना जबरदस्ती उन पे फोर्स करे, तो बट पीजेंट ने कहा ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, डू और डाई वाली सिचुएशन होती है ना कि या तो करो या तो मरो। तो पीजेंट ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये जो वापिस ये जो फ्यूडल सिस्टम था ना जहाँ पे हम इन्हें फ्री का काम करके देते थे और लॉर्ड मजे करते, हम अब ये नहीं करेंगे। हम इस सिस्टम को वापस रीइम्पोज्ड होने ही नहीं देंगे। ये चीज अब उन्हें पैसा इतना प्यारा आने लग गया था। उन्हें भाई हमें तो पैसे से प्यार है, हम जो चाहे वो करेंगे और हम पैसे से ही अपना डेली जो उन्हें मिलती थी ना कि क्या कहते हैं दिहाड़ी, जो उन्हें मंथली कह रहे हैं जो डेली वेजेस उन्हें मिलते वो उन्हें प्यारा लगने लग गया था। उन्हें कहना ना भाई हम अपने डेली वेजेस पे काम करना पसंद है एज कम्पेयर टू फ्री लेबर में। द मनी इकोनॉमी वॉज टू फार एडवांस टू रिवर्स्ड। वही चीज कि उन्हें वो एक दिन में काम करे उन्हें पैसे मिल गए उसमें वो खुश है, इसे वापस बदला जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। Therefore, thoughts of old Lord succeeded in crushing the revolt. The peasant ensured that the feudal privilege the earlier could not be reinvented. वही चीज कि peasant चाहते नहीं थे कि वो जो चीज जो ये feudal system है वापस emerge हो पाए। फिर यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, वही चीज जो हमने ऊपर पढ़ी है वही यहाँ पे बस एक शॉर्ट बताया कि 1066 में क्या होता, नॉर्मन ने एंग्लो सेक्शंस को डिफीट करके इंग्लैंड पे कैप्चर कर लिया। 1100 में कैथेड्रल जो था वो बिल्ड हुआ था फ्रांस में। फिर यहाँ पे फेमाइन आया था, ग्रेट फेमाइन आया था यूरोप में जो कि बार्बोनिक था और ग्रेट फेमाइन जो था। फिर
1347 में यहाँ पे ब्लैक डेथ होनी शुरू हुई। 1338 में क्या हुआ था, 100,000 वॉर्स हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 1381 में पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया था। यही हम जो ऊपर पढ़ के आए वही एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता रखा है। अब जब यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे, हम जो ये टॉपिक है पॉलिटिकल चेंजेस है, बट उससे पहले आपको बता दूं अब यहाँ पे क्या होता, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। इकोनॉमिक चेंजेस से पहले क्या होते, सोशल चेंजेस हो रहे थे। जैसे हमने अभी ऊपर सोशल अनरेस्ट पढ़ा, उससे पहले इकोनॉमिक चेंजेस पड़े, तो इन दोनों का इफेक्ट कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल चेंजेस पे भी पड़ेगा ना। अब यहाँ पे लॉर्ड्स कमजोर हो रहे हैं, पीजेंट मजबूत हो रहे हैं, चर्च की अथॉरिटी जा रही है, तो कोई ना कोई एक ग्रुप आएगा जो इन तीनों चारों से ऊपर उठ के आएगा, और वो जो ग्रुप था वो था किंग का। किंग जो था नोबल्स पे डिपेंड करता था, बट अब किंग्स अपने हाथ में पावर लेना शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे। जो पॉलिटिकल स्फीयर था ना वो अपना प्रोग्रेस ले रहा था, मतलब एक टाइप से अपना डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल स्फीयर पहले सोशल प्रोग्रेस इन 15th century 16th century यूरोपियन किंग्स स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर। वही चीज कि 15th और 16th century में क्या हो, यूरोपियन किंग ने कहा कि भाई नोबल्स टूट रहे हैं, ठीक है, नोबल्स को हटाना है, ये क्या कहते हैं पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर ही दिया इनके खिलाफ, चर्च की कुछ सुन नहीं रहा, तो मैं अपना क्या करता, मैं अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को बढ़ाने लग जाता हूँ। अब इससे क्या होगा, अगर मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को बढ़ाया जाएगा तो नोबल्स को दिक्कत आएगी। द पावरफुल न्यू स्टेट दैट क्रिएटेड वर सिग्निफिकेंट इन यूरोप, इकोनॉमिक चेंजेस वर ऑकरिंग। हिस्टोरियंस हैव देयरफॉर कॉल्ड दीस किंग्स द मोनार्क। अब यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे थे, जो पावर किंग अपने हाथ में ले रहा था, ये जो सिस्टम जो पूरा बन रहा था, इसे अब फ्यूडल सिस्टम नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे मोनार्क, जहाँ पे राजा की ही कंप्लीट चलेगी। यहाँ नोबल मैन या चर्च की नहीं चलेगी, यहाँ कंप्लीट राजा की चलेगी। राजा ने कहा इसे मार दो तो मार देंगे, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं राजा के खिलाफ, कोई कुछ नहीं, राजा इज द सोल अथॉरिटी। इस टाइम पे यही चीज चल रही थी। अब यहाँ पे हमें कई सारे राजा हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लुइस 11, ये कहाँ फ्रांस में आए थे, मैक्सिमिलिया ऑस्ट्रिया में, हेनरी 7 इंग्लैंड में, इजाबेल एंड फर्डिनेंड स्पेन में। तो ऐसे ये सारे राजा अलग अलग जगह से एमर्ज होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। Who started progress of organizing? अब इनने क्या एक नई चीज अपनाई, पहला क्या, स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब पहले क्या होता, नोबलमैन को अगर आर्मी की जरूरत पड़ती वो अपने पीजेंट्स को बोले और पीजेंट्स को अपने हथियार बांध के लड़ने भेज दिया, बट अब किंग ने कहा नहीं, अब हमें चाहिए स्टैंडिंग आर्मी, हमें आर्मी चाहिए जो पक्का प्रॉपर तरीके से लड़े, ठीक है, हमें ये पीजेंट्स वाला सीन नहीं चाहिए, हमें पक्का स्टैंडिंग आर्मी चाहिए और जो कंप्लीट मेरे अंडर में हो। और फिर दूसरा परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। अब परमानेंट ब्यूरोक्रेसी क्या था, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी मतलब कि अब नोबलमैन ही नहीं देखेंगे, अब मैं अपने हिसाब से बंदे चुनूंगा जो मेरी ब्यूरोक्रेसी में फिट बैठेंगे, जो मेरे एम्पायर को बड़ा करने में मदद करेंगे। फिर तीसरा नेशनल टैक्सेशन। टैक्सेशन का क्या था, उस किंग ने कहा कि ये पूरा इलाका मेरा है, ठीक है, ये 4 हिस्से यहाँ पे रखता है, ये 4 हिस्से मेरे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे तुम नोबल अपने अपने इलाके पे ना अपना अपना टैक्स लगाते थे, तो इन्होंने कहा तुम अब इन पे टैक्स नहीं लगाओगे, इन चारों पे जो टैक्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, वो अकेला सोल अथॉरिटी कौन होगा, किंग होगा, जो इन चारों पे टैक्स लगाएगा, ठीक है। स्पेन, पोर्चुगल, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी यूरोप ने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया था। यूरोप कहता कि अपनी आर्मीज है, किंग के पास उनकी आर्मी, वो कहते कि जाओ इन जगहों पे कैप्चर कर लो, मतलब कि अब यहाँ पे ये टेंशन होने लगी थी कि कौन कितनी ज्यादा कैप्चर कर पाएगा, ओवरसीज एरिया भी कैप्चर करना हम देखते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द ट्रम्प ऑफ दिस मोनार्च वाज द सोशल चेंजेस व्हिच हैज टेकन प्लेस इन द 12th century. The dissolution of feudal system, lord vassalage and slow rate of economic growth gave the opportunity king to increase the control over the powerful. वही चीज बता रखी है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई है कि जो ये चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं जो 12th and 13th century में, जिसकी वजह से क्या हो, फ्यूडल सिस्टम जो था धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता था। वैसलेज जो सिस्टम था जहाँ किंग प्रोटेक्ट करता था, किंग जो ट्रस्ट पे चलते थे नोबलमैन के, नोबलमैन पीजेंट्स के, नोबलमैन पीजेंट्स को अपने अंडर रखते थे, ये जो सिस्टम था वैसलेज वाला, ये भी स्लोली स्लोली डिक्लाइन हो रहा था और इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी नहीं हो पा रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो किंग को बस इसके बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने पावर को अपने पास रख सके। तो यही चीज इस पैराग्राफ में बता रखी है कि किंग किन रीजनों की वजह से अपने पावर को अपने हाथ में रखता था। पहला फ्यूडल सिस्टम डिक्लाइन, इकोनॉमिक डिक्लाइन, फिर किंग को रास्ता मिल गया कि वो अपना पावरफुल अपना बना सके, सोशल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस ये सब हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो रूलर था ना उसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को ना पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का कहा कि लाइक उखाड़ फेंकना मतलब कि जो मेन पावर है जैसे आर्मी की
ये सारी जो पावर थी ना, किंग ने कहा ये मैं अपने हाथ में लेने की कोशिश करूंगा। जो किंग था उसने आर्मी की पावर अपने हाथ में ली, टैक्सेशन पावर अपने हाथ में ली, और जो नोबल मैन थे उन्हें कहा भाई तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया, तुम रहो, अपना जियो, जो तुम जी रहे हो अपनी जिंदगी, अब जो मेन करता धरता होगा वो मैं ही होऊंगा। इसकी वजह से उन्होंने इन्फेंट्री का जो था एक प्रोफेशनल इन्फेंट्री उनने तैयार की, किंग ने गन्स लेके आए, आर्टिलरीज, ये सब जो था किंग अपनी आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेट क्रम्बल द फेस ऑफ द फायर पावर ऑफ द किंग। अब एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो क्या थे, अब उन्हें के हाथ से तो पावर जा रही थी ना, ऑब्वियस सी बात है, ये जो पावर, अगर तुम्हारे हाथ में कोई पावर है वो मैं तुमसे छीनूं तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा कि यार निखिल क्या कर रहा है, निखिल सर क्या कर रहा है, जो भी पावर है ना मेरे हाथ से छीन रहे, मैं क्लास मॉनिटर था मुझे क्लास मॉनिटर से हटा दिया, तो तुम्हें भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन सा होगा। तो यही चीज जो फ्रस्ट्रेशन थी एरिस्टोक्रेट के दिमाग में चल रही थी कि किंग हमारे हाथ से पावर छीनता जा रहा है, हमें कोई पावर दे ही नहीं रहा, सारी पावर खुद रख रहा है, एक टाइम आएगा हमें हटा देगा। तो यही जो चीज थी फ्रस्ट्रेशन किंग और एरिस्टोक्रेट के बीच में क्रिएट कर रही थी यहाँ पे। By increasing tax, monarch got enough revenue to support the larger army। अब मैंने जैसे बताया था कि जो किंग था उसने क्या किया था, टैक्सेस खुद इम्पोज करने शुरू किए। जब खुद इम्पोज करता तो उसने क्या किया था, टैक्स रेट बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी खासी रेवेन्यू मिली थी, जिसकी वजह से एक लार्ज आर्मी को सपोर्ट कर पा रहा था और अपने किंग को, एम्पायर को डिफेंड कर पा रहा था, दूसरे जगह फ्रंटियर्स पे अपनी वॉर कर पा रहा था, अपने आप को एक्सपेंड कर पा रहा था। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। Centralization, however, did not occur without resistance of the aristocracy. A common thread running through the all type of opposition the monarch was question of the taxation। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले बताया था जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को कौन दबाने की कोशिश कर रहा था, नोबल मैन। ठीक है, नोबल मैन, एरिस्टोक्रेट, ये सब कौन थे, ये पीजेंट्स को दबाने की कोशिश की। बट जब किंग के हाथ में जब पावर आई ना, किंग अब नोबल मैन को दबाने लग गया। किंग ने कहा भाई नोबल मैन अब मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा, अब मैं तो अपना करूंगा, जो मर्जी वो हो। तो यहाँ पे किंग ने क्या किया, नोबल मैन को दबाने लग गया, किंग नोबल मैन से पावर छीनने लग गया। अब इस चक्कर में क्या हुआ, जो नोबल मैन थे उनने रिवोल्ट किया। ठीक है, पहले पीजेंट ने नोबल के खिलाफ रिवोल्ट किया, अब नोबल ने किंग के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू हुआ। अब देख रहे हो कैसे सिस्टम चेंज हो रहा था। अभी रिवोल्ट कब हुए, 1497 में, 1536 में, 1547 में, 1549 में, 1533 में, इन सारे टाइम पे क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ था, जो कि किंग ने सप्रेस कर दिया, क्योंकि उसके पास अब आर्मी है, पैसा है, सब चीज है, तो अपने आप किंग को सप्रेस करने, मतलब किंग जो था नोबल मैन को सप्रेस करने लग गया था। इन फ्रांस लुइस 11 had a wage of long struggle against the duke and princes। अब क्या था कि जो जो नोबल थे, छोटे मोटे प्रिंसेस जगह जगह के थे उसके एम्पायर के अंदर, किंग के अंदर, वो भी अब राजा के खिलाफ, जो किंग इतना पावरफुल बने उसके खिलाफ भी रिवोल्ट कर रहे थे। तो जो लुइस 11 की बात की गई, जो 1461 से लेके 1483 तक था, उसे भी काफी एक लंबा स्ट्रगल देखने को मिल गया था ड्यूक्स और प्रिंसेस के अगेंस्ट में। वही चीज कि नोबल मैन ने रिवोल्ट कर दिया और लुइस 11 को थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी एज कम्पेयर टू बाकी के मुकाबले। ठीक है, लेसर नोबल्स ऑफ्टन मेंबर्स ऑफ द लोकल असेंबली रेजिस्टेड दीज नोबल्स। अब क्या हुआ था कि ना कुछ यहाँ पे ना दो टाइप के अब नोबल्स क्रिएट हो गए थे। ये किंग है, पहले सारे नोबल्स ना एकजुट थे, ठीक है, बट इसमें अब डिवीजन आ गया। कुछ जो नोबल थे वो किंग को अपोज कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और जो कुछ थे उनने कहा भाई किंग तो अब जो भी है उसे दबा रहा है, ठीक है, जो भी नोबल उनके अगेंस्ट जा रहा है उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनके साथ मिल जाते हैं, हम उनके लॉयल रहेंगे। इस चक्कर में किंग हमारी चीज तो नहीं छीनेगा, किंग हम पे भरोसा करे, कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव का कुछ हिस्सा दे देगा, बट जो अपोज करे उसे तो कंप्लीटली हटा दे रहा है। तो इस टाइम पे हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे लॉयल्टी वाले जो नोबल थे ये भी इमर्ज होते हैं। ठीक है, The religious war in the French were part of conflict between the royal privilege and the religious liberty. The nobility managed to tactical shift। अब जो nobility थी ना वो थोड़ा अपना shift change करने लगी थी। कहता है कि अगर जब जो कानून बनाया था एक को सजा दो तो बाकी भी डर के मारे वो चीज गलती नहीं करते। तो वही चीज हुआ था, जब किंग ने 2-4 नोबल्स को हड़काया तो उसके बाद जो बाकी नोबल्स थे ना उनने अपने थोड़ा बहुत शिफ्ट करने लगे अपने बिहेवियर में। उनने कहा यार देखो हमें तो जिंदा रहना है, ठीक है, तो किंग के अगेंस्ट अपोज करने में कोई फायदा है नहीं, तो हम क्या करते हैं उनके खिलाफ लॉयल रहेंगे, हम उन्हें लॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे और उसके चक्कर में जो किंग होगा हमें हटाएगा नहीं उस जगह से। किंग हमें हमारी पावर को मेंटेन करने देगा, थोड़ी कम बट एब्सोल्यूट से तो कुछ ना से तो कुछ सही। ये वाली मेंटालिटी नोबिलिटी के अंदर डेवलप होनी शुरू हो गई थी।
the same class people who had been ruler feudal, the lords continued to dominate the political. भाई अब देखो इससे फायदा क्या था नोबल्स को, अब ये नोबल्स का इलाका है, नोबल का इलाका, बेशक किंग के पास पावर है बट नोबल का अपने इलाके में तो कुछ थोड़ा बहुत पावर है ना, वो चीज मेंटेन रखने के लिए नोबल्स ने क्या किया, किंग के को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने लग गया था। यहां तक बात समझ आ गई। फ्यू डिजाइन डिफरेंट पोजीशन, द किंग वाज नो लॉन्गर एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड वेयर लॉयल्टी हैज बीन रेड। अब एक चीज यहाँ पे पिरामिड देखो, पिरामिड में क्या था, यहाँ पे क्या था, किंग था, किंग, अरे यार अच्छे से लिख लो, किंग था, फिर उसके बाद नोबल्स थे, फिर उसके बाद पीजेंट्स थे। अब पीजेंट ने नोबल के खिलाफ रिवोल्ट किया, नोबल ने किंग के खिलाफ रिवोल्ट किया, किंग ने नोबल्स को सप्रेस कर दिया, नोबल से पीजेंट्स को सप्रेस कर दिया। अब पहले क्या था, किंग अपना आराम से बैठा है, नोबल को पावर दे दी, कह रहे यार तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे मेरा टैक्स का हिस्सा मिल जाना चाहिए। बट अब ये चीज क्या हुई, ये चीज चेंज होगी। अब किंग जो था इस पिरामिड को नहीं मान रहा है, किंग कह रहा है मैं ही जो हूं, मैं ही करता दिखता हूं, अब तुम मेरे अंडर में काम कर रहे हो, तुमने अगर अच्छा काम किया तो तुम्हें अच्छी पोस्ट मिले, अच्छे पैसे मिलेंगे, नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज किंग क्या कहने लगा, किसे, नोबल इन सबको कहने लगा। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें भरोसा नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा, अब तुम्हारे ऊपर एक जैसे कहते हैं क्लाइंट की तरह वर्क होगा, अब तुम पैट्रन क्लाइंट होगा, मतलब कि तुम आओ अपना काम दिखाओ, तुमने अच्छा किया होगा तुम्हें काम पैसे मिलेंगे, तुमने अच्छा काम नहीं किया होगा तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीज अब इस टाइम पे डेवलप होनी शुरू हो गई थी। All monarchies weak, powerful needed the cooperation of those who command authority. Patronage became, अब क्या था, पैट्रोनेज जो था ना, एक टाइप से कोई भी खरीद सकता था, एक वफादारी मान लो, ठीक है, एक सम्मान के टाइप पे, कि मान लो अगर किसी नोबल ने किंग के खिलाफ पूरी कंप्लीट लॉयल्टी दिखाई तो किंग उसे एक टाइप से पैट्रोनेज करता, उसे तारीफ करता, उसकी काफी आलोचना करता, उसे कोई भी दिक्कत होती किंग उसे लाइक हेल्प करता था। अब ये जो पैट्रोनेज था ये सिर्फ वर्क से नहीं, अभी पैसे से भी खरीदा जा सकता था। जो नॉन एरिस्टोक्रेट थे जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, इनके पास तो खूब पैसा है, तो ये क्या करते, ये किंग को डोनेशन देते। जैसे कई जो पार्टीज होती है उन्हें कई बिजनेसमैन डोनेशन देते हैं, क्यों, क्योंकि जब वो पार्टी पावर में आए तो उन बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, उन बिजनेसमैन का जो बिजनेस है वो फंक्शनली अच्छे से स्मूथ चलता रहे। तो वैसी चीज यहाँ पे मर्चेंट्स और बैंकर कर रहे थे। मर्चेंट्स और बैंकर्स पैसा दे रहे थे किसी किंग को, और किंग उसके बदले में उन्हें थोड़ी रिलीफ दे रहे थे कि हाँ चलो ठीक है तुम अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लो, और उन्हें कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट पोस्ट भी दे रहे थे, एक्सेस टू द कोर्ट, कि एक पोस्ट दे देगा, हाँ चलो ठीक है तुम्हें ये पोस्ट मिल गई, तुम्हें ये पोस्ट मिल गई। ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब किंग क्या करता है, इन पैसों से किंग अपने जो सोल्जर्स की जो तनख्वाह होती थी वो पे करता था। यहां तक समझ आया। 10 made a space for non-feudal elements. In the later history, the France and England was to be shaped by the later changes of the power structure in the regime. The child King Louis 13 of France 1640 meeting was held in the France Constitution. अब यहाँ पे ना किंग की बात की गई, जो किंग लुइस 13 था फ्रांस का, जो उसने क्या किया 1614 में एक मीटिंग बुलाई, उसने जनरल एस्टेट की मीटिंग बुलाई, जो और उसने कहा कि ये जो मीटिंग होगी ना इसमें कौन कौन आएगा, इसमें क्लर्जी आएंगे, नोबिलिटी होंगे और बाकी के लोग होंगे। इससे क्या होगा कि जो किंग आके आराम से बैठेगा, क्लर्जी के लोग आके बैठेंगे, नोबिलिटी आके बैठेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक टाइप से जैसे पार्लियामेंट होती है, लोग आते हैं बैठते हैं, या फिर तुम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल में आते हो तो तुमने कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तुम आते हो बैठते हो बात करते हो सबसे। तो ये चीज जो था किंग लुइस 11 का प्लान था, बट ये चीज फेल होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी उसके बाद जो भी किंग आया ना, उसने कहा कि भाई जब मैं अकेले डिसीजन ले सकता हूँ, जब मैं अकेले क्या ले सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ, तो मैं किसी और को उस डिसीजन में क्यों हक डालने दूं, क्यों उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूं। तो ये जो मीटिंग थी ये कभी हुई नहीं उसके बाद, और ये जब मीटिंग हुई उसके बाद कभी 1789 में हुई। सोच रहे हो पहली मीटिंग कब हुई थी, पहली मीटिंग जो हुई थी आपकी कब हुई थी, 60 अरे यहाँ पे लिखता हूँ क्या होगा, हाँ पहली मीटिंग कब हुई थी 1614 में हुई थी, और दूसरी मीटिंग कब हुई थी 17 कहाँ डेट ऊपर नहीं जनरल 89 में। तो कितना गैप आ गया था इनके बीच में, देख रहे हो कितने टाइम बाद जाके मीटिंग मतलब हुई थी किंग के बीच, क्योंकि किसी भी किंग को क्या करना था, कोई भी किंग नहीं चाहता कि वो अपनी पावर को शेयर करे। Even before the Norman conquest, Anglo-Saxon had a great council
which the king had consulted before the imposing tax. This developed into what called parliament. अब क्या था ना कि जब इंग्लैंड में ना व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड में ना कुछ अलग हुआ इसके मुकाबले। जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले एंग्लो सेक्शन का ना एक ग्रेट काउंसिल हुआ करता था। उस ग्रेट काउंसिल को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते थे। अब उस पार्लियामेंट में ना मीटिंग होती थी जब भी कोई टैक्स अगर बढ़ाना है, कम करना है, उससे रिलेटेड जो भी चीज होती है ना वहां पे टैक्स से रिलेटेड, तो वहां पे पहले मीटिंग होती ग्रेट काउंसिल में, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। अब इस पार्लियामेंट के दो हिस्से होते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन बैठेंगे? जो नोबलमैन होंगे, क्लर्जी होंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर वाले जो लोग होंगे। और कॉमन में कौन बैठेंगे? जो टाउन्स के जो रूरल विलेजेस, जो एरिया, जो लोग हैं टाउन्स के, रूरल एरियाज के, वो यहाँ पे बैठेंगे। जो किंग्स चार्ल्स वन था, उसने 11 साल तक रूल किया, बट उसने कभी भी पार्लियामेंट नहीं बुलाई। उसने बुलाई नहीं, उसने कहा कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, बट उसे जबरदस्ती एक बार बुलानी पड़ी जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी। उनके पास अब कुछ भी पैसे डालने हैं या टैक्स बढ़ाना है, उसके लिए किंग की काउंसिल की जरूरत पड़ेगी। ये मैं इंग्लैंड की बात बता रहा हूँ। उससे जो पहले वाली जो बात बताई थी ना, ये फ्रांस की बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता कि उसने क्या किया, 11 साल में एक बार बुलाई मीटिंग, तो जो वहां के लोग थे, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के और हाउस ऑफ कॉमन के, वो गुस्सा हो रखे थे। उनने कहा कि यार जब इसका मर्जी चाहे तभी बुलाता है, और हमने डिसाइड हुआ था कि हम हर टाइम पे आएंगे, एक फिक्स टाइम पे, और उस हिसाब से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उनने क्या कहा कि इसके खिलाफ हम लड़ जाएंगे, और वॉर हुई। और फिर कुछ टाइम के लिए जो एरिया था वो रिपब्लिक बन गया था, बट ये ज्यादा लंबे टाइम तक चली। उन्हें वॉर हुई और राजा को हटा दिया था, तो रिपब्लिक बन गया था पूरा का पूरा इंग्लैंड। बट अब ये लंबे टाइम तक रहा नहीं, और फिर वापस मोनार्च वहां पे स्टैब्लिश हो गई थी। और जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जो फ्रांस है ना, वो एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट जो इंग्लैंड है वहां पे आज भी मोनार्क है, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, चैप्टर एंड होता है। तो जिसने अभी ये वीडियो देखी है तो जाके एक बार पहले वीडियो देख सकते हो। मैंने चैप्टर 1 से लेके अब तक चैप्टर 4 तक की सारी वीडियो बना रखी है, और जिसको भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, बाय बाय।